चलिए तो फिर आगे शुरू करते हैं। कहाँ तक पहुंच गए थे? प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ा हजम करने के लिए दिया था, है ना? हो गया हजम? अरे हो गया क्या? क्या देखा ही नहीं घर जाके? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो देखते हैं कितना कितना आप हजम करके आए, पढ़ के। रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम गिवन इंस्टेंट, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड व्हेन इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल। चलिए सब इधर देखेंगे। सबसे पहले हम फाइनल सिचुएशन ड्रॉ करेंगे। तो हमने बोला जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाए, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे हो जाए रॉड, ठीक है, मतलब 60 डिग्री ये ट्रेवल कर ले, तब इसकी मान लीजिए ओमेगा ओमेगा हो गई। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, घूमते घूमते यहाँ आ जाएगा, ठीक है। हमें लिखना है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूं बताइए? यू इनिशियल क्या लिखूं बताइए? तो वो रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। रेफरेंस हमने अगर ये माना तो हमें देखना है कि ये कितना ऊपर है सेंटर ऑफ मास। तो कितना ऊपर है ये? मान लीजिए एच हाइट ऊपर है। तो एच हाइट कितने? L/2 कॉस थीटा L/2 साइन थीटा, साइन 60 आती, सही है। और ऊपर है इसलिए प्लस mg L/2 साइन 60। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या लिखेंगे? हाफ आई क्या लिखेंगे? ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा भी आएगा क्या? नहीं है। और यू फाइनल कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि रेफरेंस पे आ गया सेंटर ऑफ मास, इससे ओमेगा आ जाएगा। बस हो गया। करो नोट करो। कितने लोगों का सही आ गया बताइए, मिटाया जाए? एक और करा जाए? चलिए नेक्स्ट देखते कौन करते हैं। तो आपको क्वेश्चन समझना है पहले। एक रॉड है जिसको एंड से L/4 लेंथ पर हिंज कर दिया है। हिंज कर दिया मतलब रॉड अब ऐसे रोटेट हो सकती है। और साथ ही में एक पॉइंट मास को रॉड के ऊपर चिपका दिया है। यहाँ पे ऐसे मतलब वो रॉड के साथ साथ ही नीचे गिरेगा। उसका मास है 2m। रॉड का मास है m, लेंथ है l। तो अब जैसे यूं है, यूं ऐसे ये रॉड है, ऊपर ये मास धक्का ना, ये 2m मास है। अब इसको यहाँ से हम रिलीज करेंगे तो रॉड घूमते हुए हल्का सा पुश कर देंगे जेंटली, मतलब इनिशियल वेलोसिटी को जीरो रखते हुए रिलीज करेंगे। तो फिर घूम के कैसे आएगी? यूं आएगी, नीचे आएगी ना? और आएगी ना? आएगी, क्योंकि हमने L/4 से इंच किया है तो ज्यादा मास था तो नीचे ले आएगा उसको। तो बताना है कि जब वो 180 डिग्री घूम जाएगी तब उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। समझ में आई बात? सिस्टम इज रिलीज्ड, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी when it becomes vertical downward, yeah, it rotates 180 डिग्री। सबसे पहले डायग्राम डायग्राम ऐसा बनेगा कि ये रॉड घूम के पलट जाएगी और ऐसी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पहुंचते पहुंचते इसके पास कुछ ना कुछ ओमेगा आ जाएगा। अब हमें लिखना है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल, है ना? के इनिशियल क्या लिखें? है ना, रिलीज द रॉड। तो यू इनिशियल क्या लिखें? यू लिखने के लिए तो पहले रेफरेंस लाइन माननी पड़ेगी। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी। रॉड है और एक पॉइंट है। रॉड रिजिड बॉडी है तो इसके लिए mgh सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला लगेगा। पॉइंट मास के लिए सिंपल mgh लगेगा, क्योंकि उसका सेंटर मास वो खुद ही होगा। रॉड का सेंटर ऑफ मास कितनी ऊपर होगा यहाँ से? L/4। अब ऊपर है रेफरेंस के लिए प्लस में आएगा, और रॉड का मास है m तो mg L/4 होगा। पॉइंट का मास 2m है तो 2mg 3L/4 होगा। यहाँ से डिस्टेंस, रेफरेंस से डिस्टेंस 3L/4। बस ये 50% सवाल खत्म हो गया। फिर हमने लिखा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई अभी मैं लिखूंगा अलग से। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या लिखूंगा? सेम लिखूंगा, बस नेगेटिव में लिखूंगा। इसलिए मैंने रेफरेंस यही माना, ताकि जैसा ऊपर दिख रहा है वैसा ही नीचे दिखेगा, तो इसी में माइनस लगा के लिख दूं। माइनस
और यू फाइनल हो गया, बस वैल्यू ये हो गया, खत्म हो गया। 95% खत्म हो गया, 5% बच गया। क्यों? आई लिखना है हमें। तो आई क्या लिखूं? आप लिख के पहले यहाँ तक नोट कर लो और आई लिख के दिखाओ। आई में आपको रॉड का लिखना है और पॉइंट का लिखना है। किसके अबाउट लिखना है? जिसके अबाउट आपने सब कुछ लिखा है। रेफरेंस आप कहीं भी मान सकते हो, रेफरेंस जरूरी नहीं कि वही मानना है जहाँ हिंज है। वहां क्यों मानी मैंने रेफरेंस, उसका मैंने कारण बताया कि वो लिखना आसान हो गया ना, एक बार ही दिमाग लगाना पड़ा लेंथ वेंथ का, दोबारा तो एज इट इज लिख दिया माइनस लगा के। रेफरेंस आप कहीं पे भी मान सकते हो। आई आपको इसके अबाउट लिखना है, फिक्स एक्सिस रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। क्या लिखोगे आई बताओ? बताओ बताओ क्या लिखोगे आई? चलिए मैं लिखता हूँ, इधर देखिए। आई सबसे पहले रॉड का लिखेंगे। रॉड का किसके अबाउट लिखना है? एक्सिस ऑफ रोटेशन का। सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास एम एल स्क्वायर बाय 12 आएगा, प्लस क्या लिखना पड़ेगा? एम डी स्क्वायर। डी कितना होगा? एल बाय 4 का स्क्वायर। और रॉड पॉइंट का कितना आएगा? कितनी डिस्टेंस पे है? देखो पॉइंट के लिए एम आर स्क्वायर लिखते हैं ना, तो मास कितना हो गया? 2m, और आर कितना हो गया? 3l बाय 4 का स्क्वायर। ये किसका हो गया? पॉइंट मास का हो गया। आई आ गया। आई को जब यहाँ रखेंगे सॉल्व करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। ऐसा, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? प्रॉब्लम ऑन पुली सिस्टम। पुली सिस्टम हम पढ़ेंगे रोटेशन की। प्रॉब्लम ऑन फिक्स्ड पुली पढ़ेंगे पहले, फिर बाद में पुली भी चलेगी। पुली भी चलने का मतलब क्या है? बेसिकली पहिया घूम भी रहा है और चल भी रहा है, तो सीटीआरएम। अभी हम पढ़ेंगे फिक्स पुली। फिक्स पुली प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑन फिक्स्ड पुली, जो भी आप लिखना चाहें। और इधर ध्यान से देखेंगे हमें ना, तो समझना अब क्या होगा। मान लीजिए जैसे ये पुली है, इसको ऐसे ऊपर बांध रखा है, इसके अबाउट ये फिक्स है। दो रस्सियां हैं, एक मास m1 है, एक मास इधर m2 है। मान लीजिए m2 जो है ग्रेटर देन है m1, तो क्या होगा? m2 नीचे आएगा। मान लीजिए एक्सलेशन a से नीचे आएगा, और कंस्ट्रेंट से हम कह सकते हैं एक ही रस्सी है, तो इसका एक्सलेशन ऊपर a होगा। बोले ये सब तो पुराना होगा, अब नया शुरू। अब ये जो पुली होगी, ये आइडियल पुली नहीं है, एक ऐसी पुली है। रियल पुली का मतलब इसके पास फ्रिक्शन भी होगा, और मास तो चलो पहले भी हो जाता था, पर पहले स्मूथ पुली होती थी। अब फ्रिक्शन होगा पुलिस पर, तो इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन होगा पुली पर, पुली भी घूमेगी। पुली के पास एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा। देखो ना, अरे ये रस्सी नीचे आ रही है, ये ऊपर जा रही है, तो साथ में पुली भी ऐसा घूम रही है, ऐसे यूं दिख रहा है। समझ गए? ये अब रियल पुली पढ़ेंगे अपन। अच्छा, रस्सी में भी फ्रिक्शन है, मतलब स्ट्रिंग मासलेस हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन है। कुल मिला के अब ये है कि पुली घूमेगी, ये है बस रियल पुली का मतलब, पुली घूमेगी, पुली में फ्रिक्शन है। समझ गए क्या? अब जब घूमेगी तो एक कंडीशन आया करेगी जिसे कहेंगे नो स्लिपिंग कंडीशन। नो कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग, या नो स्लिपिंग कंडीशन। किस किस के बीच में स्लिप नहीं होना है? किस किस के बीच में स्लिप नहीं होगा? स्ट्रिंग एंड पुली के बीच में। नो स्लिपिंग बिटवीन रोप या स्ट्रिंग एंड पुली के बीच में। तो इसका मतलब सर एनएलएम में स्लिपिंग होती थी? हाँ, स्लिपिंग ही तो होती थी। रस्सी रस्सी फिसल जाती थी, पुली घूमती ही नहीं थी, तो इसका मतलब स्लिपिंग हो रही थी। अब स्लिपिंग नहीं हो रही है, और उसका कारण क्या है? सफिशिएंट फ्रिक्शन है। इतना फ्रिक्शन है कि वो रस्सी अगर जैसे ब्लॉक ये वाला नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो जो पुली है वो भी ऐसा घूम रही है। सही है? तो स्लिपिंग नहीं हो रही है किस किसके बीच में? पुली और स्ट्रिंग के बीच में। अब थोड़ा नो स्लिपिंग को और समझते हैं, क्या मतलब है नो स्लिपिंग का। तो थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गई रस्सी। रस्सी और पुली को मैंने थोड़ा दूर दूर कर दिया है, ताकि हम दोनों पे हम ये समझ पाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, रस्सी की बात कर रहे हैं या पुली की बात कर रहे हैं। तो ये रस्सी है, पुली के ऊपर से ऐसे होके जा रही है। ठीक है? अरे दिख रही है क्या? पहले नो स्लिपिंग को समझ लो एक बार।
मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, आप मेरे को जवाब दो कि मान लो एक सरफेस है, उस पर एक ब्लॉक है, वो v वेलोसिटी से चल रहा है। तो क्या कहोगे आप, सरफेस और ब्लॉक के बीच में स्लिपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? इसको क्या कहोगे, ब्लॉक स्लिप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? कैसे पता? सरफेस वहीं रुकी हुई है, ब्लॉक उस पर फिसलते हुए जा रहा है, तो स्लिपिंग हो रही है। अरे आसानी है इसमें। अच्छा इसमें बताओ अब, सरफेस छोड़ो चलो, एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक है, ऊपर वाला ब्लॉक भी v वेलोसिटी से चल रहा है और नीचे वाला ब्लॉक भी v वेलोसिटी से चल रहा है। मान लीजिए ए है, ये बी है। अब क्या कहेंगे, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के बीच में स्लिपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? क्यों? दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो उनके बीच में स्लिपिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन ए एंड बी, ए ब्लॉक एंड बी ब्लॉक। और यहाँ पे सरफेस और उसके बीच में स्लिपिंग हो रही है, देयर इज स्लिपिंग बिटवीन सरफेस एंड ए ब्लॉक। मतलब कॉन्सेप्ट क्या हुआ स्लिप होने का या नहीं होने का, नो स्लिपिंग का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, जब दोनों सरफेस यानी ए ब्लॉक और बी ब्लॉक दोनों की वेलोसिटी अगर सेम हो जाए तो हम कहेंगे कि स्लिपिंग नहीं हो रही है। जैसे अगर नीचे एक सरफेस की ग्राउंड होता और हम कहते कि ब्लॉक इस पर नहीं फिसल रहा है, इसका मतलब ग्राउंड को रुकना पड़ता। सॉरी, ग्राउंड तो रुका हुआ ही है, ब्लॉक को रुकना पड़ता क्योंकि ग्राउंड चल नहीं सकता। अरे हाँ ना, तो कुल मिला के वो दोनों सरफेस जिनके बीच में आप स्लिपिंग और नो स्लिपिंग चेक कर रहे हो, उन दोनों सरफेसेस की वेलोसिटी अगर सेम है तो आप कहेंगे देयर इज नो स्लिपिंग। अरे हाँ, पक्का ना, ये समझ में आ गई बात? तो अपन जो है एक कंडीशन बना दें, अगर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर जीरो। देखो, ये ए है, ये बी है, अगर दोनों की वेलोसिटी बराबर है मतलब रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। कब होगा ये, जब दोनों का v सेम डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड सेम होगा, तब जाके रिलेटिव जीरो आएगा। अगर अपोजिट हो जाता, इधर ये और इधर ये होता, तो टू वी हो जाता ना रिलेटिव। मतलब v ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, मतलब वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b शुड बी जीरो। इसका मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ a इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b। ये कंडीशन होती है कंडीशन फॉर नो स्लिपिंग। एक्सेलेरेशन में के लिए बना सकते हैं, एक्सेलेरेशन ऑफ a इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ b। यहाँ पे पॉइंट और बी क्या है, इनको समझो। पॉइंट ए और बी क्या है, ये एक ही बॉडी पर दो पॉइंट नहीं है, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के वो पॉइंट है जो कांटेक्ट में है। समझ में आई बात? ए और बी क्या है, जैसे ए तो हो गया ये वाला पॉइंट जो ब्लॉक ए का पॉइंट है, और ये हो गया ब्लॉक बी का पॉइंट, और ये ए और बी आपस में कांटेक्ट में। अगर इन दोनों कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी बराबर हुआ या एक्सेलरेशन बराबर हुआ तो हम कहेंगे स्लिपिंग नहीं हो रही। ठीक है, इसको कहेंगे कंडीशन फॉर नो स्लिपिंग। अब जरा यहाँ समझते हैं और इसके लिए कंडीशन बनाते हैं। ये देखो, ये वाला ब्लॉक ए से ऊपर जा रहा है, ये वाला ब्लॉक ए से नीचे आ रहा है, और पुली जो है अल्फा से घूम रही है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में बताइए कौन कौन से पॉइंट कांटेक्ट में है स्ट्रिंग के और पुली के। कौन कौन से पॉइंट कांटेक्ट में, तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ से लेके ये जो सारे पॉइंट्स है यहाँ तक, ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, तो सभी पॉइंट्स पर ये कंडीशन होनी चाहिए। वो तो एक पे होगी तो सब पे हो जाएगी, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये तो है सारे। अगर वो इसको फॉलो करेंगे तो हम कहेंगे देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन पुली एंड द स्ट्रिंग। चलिए, तो मुझे बताइए, यहाँ पे मैं दो पॉइंट लेता हूँ ए एंड बी। ए तो मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग पर, और जस्ट ये वाला पॉइंट बी, ये किसका है, पुली का। ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है। अब बताओ ए की वेलोसिटी क्या है, पॉइंट ए की वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पे ये मास ऊपर जा रहा है ए से, ये स्ट्रिंग भी ऊपर जा रही है ए से, तो स्ट्रिंग का हर पॉइंट भी किधर ऊपर जा रहा है, ए से। तो स्ट्रिंग की इस पॉइंट की वेलोसिटी हो गई ए, ऊपर की तरफ। समझ में आई बात? और जो पुली है वो कितने से घूम रही है, अल्फा से। तो इस पॉइंट का एक्सलेशन तो ए हो गया, और बी पॉइंट का एक्सलेशन कितना आएगा बताओ। अगर पुली की रेडियस है आर और अल्फा से वो घूम रही है, अल्फा एंगुलर एक्सलेशन से, तो इस पॉइंट का एक्सलेशन कौन सा एक्सलेशन, टेंजेंशियल एक्सलेशन। टेंजेंशियल एक्सलेशन क्या होता है, कोई भी चीज घूमती है तो अल्फा। तो अल्फा अल्फा हो गया और रेडियस कितनी होगी इसकी आर।
तो ये जो एक्सेलेरेशन है ए, ये तो किसका एक्सेलेरेशन है, स्ट्रिंग का। और ये जो एक्सेलेरेशन अल्फा आ रही है किसका एक्सेलेरेशन है, पुली का, उस पॉइंट का जो आपस में कांटेक्ट में है। और हम चाहते हैं कि ये दोनों फ्लिप ना करें। इसका मतलब दोनों के एक्सेलेरेशन क्या होने चाहिए, सेम, विद साइन, विद डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए ऊपर। तो हम लिखेंगे एक्सेलेरेशन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ बी वेक्टर। एक्सेलेरेशन ऑफ ए क्या लिखोगे, ए, एक्सेलेरेशन ऑफ बी क्या लिखोगे, अल्फा। बोले ये क्या घूम फिर के इतनी, घूम फिर के ये बात बताई आपने, ये तो हमें पहले से पता था, नहीं पता था। सुनना ध्यान से, आपको जो ए बराबर अल्फा आर पता है ना, सर्कुलर मोशन वाला, उसमें ए और अल्फा दोनों सेम ऑब्जेक्ट के होते हैं जो घूम रहा है। यहाँ पे ए और अल्फा अलग अलग ऑब्जेक्ट के हैं। ए यहाँ पे किसका है, स्ट्रिंग का है, और अल्फा किसका है, पुली का। ये पुली का अल्फा और स्ट्रिंग के एक्सेलेरेशन के बीच का रिलेशन है कि अगर ऐसा होगा तो देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन देम। समझ में आई? और ये इक्वेशन आपको जरूरत पड़ेगी, कैसे करनी है, ऐसे करनी है, क्वेश्चन आएंगे तब उनमें और बताएंगे। ये जो मैंने बताया वो इस एग्जांपल के लिए बताया। क्या चेंज नहीं होगा, कंडीशन ये चेंज नहीं होगी, कंडीशन तो ये रहेगी। क्या चेंज हो जाएगा, कंडीशन का रिजल्ट चेंज हो जाएगा अलग अलग सवालों में। 100 में से 99 सवालों में यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, ए बराबर अल्फा, समझने के लिए बताया, ए स्ट्रिंग का है और अल्फा पुली का है, सेम ऑब्जेक्ट नहीं है दोनों। और एक आखिरी बात और सीख लो, बस पुली खत्म है, फिर एफबीडी बनाना, पुली का एफबीडी बनाना। तो पुली का एफबीडी बनाना सीखते हैं। क्या अंतर आ जाएगा, देखो, तो पुली पर एक टेंशन इधर लगेगी, एक टेंशन, बोले सर ये तो पहले से भी यही होता था, एनएलएम में भी तो यही होता था। और एक रस्सी ऊपर है तो एक टेंशन ऊपर लगेगी। बोले ये तो सब पुराना जैसा ही बना दिया, नया क्या है, नया सुनो अब ध्यान से। पुली पर क्या है, फ्रिक्शन, रस्सी एक ही है, ये जो मैं हाथ घुमा रहा हूं ये वाली, पर क्योंकि फ्रिक्शन है तो इसके दोनों तरफ टेंशन अलग अलग होंगे, फ्रिक्शन की वजह से बढ़ जाएगा टेंशन, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। खैर, उसके अलावा चूंकि अब रियल पुली रहेगी ज्यादातर, तो आप एमजी देख सकते हैं कि सर एमजी भी लगेगा पुली का, पर एमजी सेंटर ऑफ मास पे ही लगेगा। और ऊपर का टेंशन T3 हो जाएगा, इन दोनों से अलग। वो तो पहले भी होता था, ऊपर का टेंशन अलग ही आता था, लेकिन पहले ये दोनों टेंशन सेम आते थे, अब नहीं आएंगे क्योंकि फ्रिक्शन है पुली पर। और पुली घूमेगी भी, है ना। तो पुली पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक टॉर्क बराबर आई अल्फा की इक्वेशन लगेगी। आप जरा सोचो, T1 और T2 बराबर होते तो पुली कैसे घूमती, सोच के देखो ऐसे। इसका मतलब कौन बड़ा है अभी, अगर पुली ऐसे घूम रही है तो एमजी तो घुमा नहीं रहा, एमजी तो सेंटर पे लग रहा है, एक्सिस पे लग रहा है, घुमा कौन रहा है, T2। अगर मान लीजिए यहाँ पुली का मास है और रेडियस आर है और मुझे टॉर्क लिखना है अबाउट हिंज, हिंज मतलब एक्सिस, टॉर्क लिखना है पुली पर अबाउट एक्सिस, तो कौन, टॉर्क बराबर आई अल्फा लिखेंगे ना, तो कौन मुझे टॉर्क लिखा सकता है ए के अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, सोचो जरा। सर कितने फोर्स लग रहे हैं, टोटल 4 लग रहे हैं, जिनमें से mg और T3 का टॉर्क तो 0 हो गया। अल्फा की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, अल्फा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में कौन घुमाएगा, T2, तो इसका टॉर्क तो हो गया आर T2, परपेंडिकुलर आर एफ परपेंडिकुलर, अरे हाँ कि ना। और T1 अपोजिट घुमाएगा तो माइनस आर T1, आई जो भी आएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि पुली को हमेशा हम डिस्क लेते हैं, पुली मतलब डिस्क इनटू अल्फा। ये मैंने बस एक सैंपल मॉडल इक्वेशन, मॉडल एम ई क्यू मॉडल इक्वेशन है ये, तो हमने बस एक मॉडल इक्वेशन लिखी है ये, तो आगे जैसे सवालों में लिखेंगे वहां चेंज होगी इक्वेशन, ठीक है। अभी के लिए बताया कि देखो इसकी ये बन गई, ये रहेगी पुली, जब भी पुली आएगी तो ये सब करना पड़ेगा हर बार की पुली आएंगी उन सब में, है ना। तो ये है रियल पुली, असली पुली, ये घूमेगी। चलो इनको लिखो फिर क्वेश्चन। एक्सलेशन सेम होने का कारण टॉर्क फोर्स कुछ भी नहीं है, कंस्ट्रेंट है, रस्सी जितना नीचे जाएगी इसको उतना ऊपर जाना पड़ेगा, है ना। टेंशन अलग है इन दोनों स्ट्रिंग में, बिल्कुल सही बात है। मतलब टेंशन अलग है तो फिर एक्सलेशन सेम क्यों आ गया।
वो तो जब टेंशन सेम होता था तब एक्सेलेरेशन अलग भी आ रहा था तो शायद। जो भी है, कंस्ट्रेंट है कारण, टेंशन कारण नहीं है, एक्सेलेरेशन सेम या लगाने का कारण है कंस्ट्रेंट। इन दोनों में एक्सेलेरेशन अलग हो ही नहीं सकता, नहीं तो रस्सी टूट जाएगी या ढीली पड़ जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि एक पुली है, पुली पे बहुत सारी थ्रेड लपटी हुई है ऐसे, और उसका एक एंड यहाँ मास से कनेक्टेड है। मास को भी सपोर्ट पे रखा है, मतलब अभी कुछ नहीं हो रहा है, फिर हाथ हटाया, रिलीज किया, तो मास इज रिलीज्ड, सिस्टम इज रिलीज, मास इज रिलीज, ब्लॉक इज रिलीज। देन फाइंड, क्या क्या निकालेंगे अपन देखते हैं। तो लिख लो ब्लॉक इज रिलीज्ड, यहाँ पे ये हिंस दिख रहा है। ब्लॉक को रिलीज करेंगे तो क्या होगा, थ्रेड खुलता जाएगा, पुली घूमता जाएगा, ब्लॉक नीचे आता जाएगा। हाँ, तो लिखिए ब्लॉक इज रिलीज्ड, देन फाइंड। बताइए क्या क्या फाइंड कर सकते हैं हम इसमें। जब इसको हम छोड़ देंगे तो ये घूमेगा भी, तो अल्फा ऑफ द पुली, एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑफ द पुली। ये नीचे भी चलेगा तो एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो तीन चीजें फाइंड करने, लिखो फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक, कॉमा एक्सेलेरेशन, एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑफ द पुली एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक, एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑफ द पुली एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब इधर देखो, आप एक दो सवाल देख लो, क्योंकि उसके बाद के फिर ऐसे ही होते जाएंगे। तो या तो दो देख लो या फिर बाकी के सारे देख लेना, तो कर लो आप, बोलो। सबसे पहले, सबसे पहले तो आप ये समझें कि हम कौन से बिगनर बॉक्स तक पहुंच गए हैं, लगभग एनएलएम के थर्ड फोर्थ टाइप के बिगनर बॉक्स में, जिसमें पुली सिस्टम आने लगता है। और क्या करते हैं हम यहाँ पे, पहले एफबीडी बनाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं ब्लॉक का मोशन कौन सा है, आपके पास ऑप्शंस हैं, ट्रांसलेशनल, प्योर रोटेशनल, या कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। प्योर ट्रांसलेशनल। और अगर पुली के एफबीडी की पुली के रोटेशन मोशन की बात करें तो प्योर रोटेशनल। ठीक है ना। तो जो प्योर ट्रांसलेशन करेगा उसको लगेगा एफ नेट बराबर एम ए, और जो प्योर रोटेशन करेगा उसको लगेगा टॉर्क बराबर आई अल्फा। सिंपल बात। तो बनाते हैं एफबीडी। तो मान लेते हैं कि ये भाई साहब ब्लॉक नीचे जा रहे हैं ए से, और इसको किससे घुमा रहे हैं, अल्फा से। और रही बात टेंशन की, तो देखो नीचे लगेगा एम जी, ऊपर लगेगा टेंशन, एक्सलेशन किधर अज्यूम किया हमने, माना ए नीचे की तरफ। तो बताइए इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन। कितने अननोन है फर्स्ट इक्वेशन में, कौन कौन से। चलिए आइए तो एक इक्वेशन और बनाते हैं, पुली पे चलते हैं। पुली का एफबीडी बनाना जरा। टेंशन किधर लगेगा, यहाँ से नीचे लग जाएगा ना ऐसे, टी, और घूमेगा कैसे, यूं अल्फा। बस एम जी भी लगेगा, बोले हाँ लगेगा तो सही। लेकिन जब टॉर्क बराबर आई अल्फा लिखेंगे, यहाँ क्या लिखा हमने बेसिकली, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, या टॉर्क बराबर आई अल्फा। टॉर्क इसके अबाउट फिक्स्ड एक्स के अबाउट। तो इसके बाद जब टॉर्क लिखा तो एम जी का टॉर्क गया काम से। टेंशन का टॉर्क बताइए, रेडियस आर, टेंशन टी, डायरेक्शन बताइए प्लस, क्यों, क्योंकि अल्फा की भी डायरेक्शन यही है, जिस डायरेक्शन में अल्फा, हाँ मतलब समझ गए ना। हाँ, तो आई बराबर 2m आर स्क्वायर बाय 2 अल्फा। दूसरी इक्वेशन, आप मुझे सबसे पहले तो बताइए इस दूसरी इक्वेशन में कितने अननोन है, दो अननोन है। तो वन और टू मिला के टोटल कितने अननोन हो गए, तीन या चार। बोले सर फर्स्ट में दो, सेकंड में दो, टोटल कितने अननोन हो गए, तीन। और इक्वेशन कितनी है, दो। तो एक और इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन कहां से आएगी, नो स्लिपिंग कंडीशन, नो स्लिपिंग। कैसे देखना जरा, तो ये है आपकी पुली, अरे हाँ ना, और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऐसे लिपटी हुई है इस पे, अरे दिख रही है ना। तो स्ट्रिंग मान लीजिए ये रही, यहाँ ऐसे यूं लिपटी हुई, ठीक है। मैं इतनी बना देता हूँ, बस इतनी काफी हमारे समझने के लिए। ये अल्फा से घूम रही है पुली, और स्ट्रिंग का एक्सलेशन कितना है, नीचे की तरफ ए, अरे दिख रहा है क्या। और पुली का एक्सलेशन कितना है इस पॉइंट पर,
अल्फा आर, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। तो तीसरी इक्वेशन ए बराबर अल्फा आर, थर्ड। अब टोटल कितने अननोन है, तीन। इक्वेशन कितनी है, तीन। सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। लिख लो, नोट कर लो, सॉल्व कर लो और एक करो। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो। तो देखिए इसमें स्मूथ सरफेस पर 4 kg का एक ब्लॉक है, एक पुली है, रियल पुली है 2 kg और 2 मीटर इसकी रेडियस है, और 2 kg का मास इस पे टंगा हुआ है। सिस्टम को छोड़ दिया गया है। तो आप मेरे को बताइए इसमें क्या क्या निकालना है। आप बताइए क्या क्या निकाल दे, बताओ। हाँ, इसके पास एक्सलेशन होगा नीचे ए, खींच लेगा क्या 4 kg को, ये तो 2 kg का ही है। अच्छा, इन दोनों का एक्सलेशन सेम होएगा, पता है क्यों, कंस्ट्रेंट। लेकिन ये पुली भी तो घूमेगी। अच्छा, कितने अननोन हो गए अब तक, दो। इस रस्सी में अलग टेंशन आएगी और इस रस्सी में अलग टेंशन, पुली पे से गई ना। अच्छा, इस पूरी रस्सी में लेकिन सेम आएगी, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक सेम टेंशन रहेगी। मासलेस स्ट्रिंग हम ले रहे हैं, और यहां से यहां तक सेम रहेगी, पर पुली पे जैसी रहेगी वो बदल जाएगी। टोटल कितने अननोन हो गए, इक्वेशन कितनी बनेंगी। जब तक ना बन जाए रुको मत। चलिए आइए एक एक करके एपीडी बनाते हैं और इक्वेशन बनाते हैं। 4, आगे T2 लगा, आगे एक्सलेशन ए है, ऊपर नीचे भी फोर्स लगेंगे पर वो मैंने वन मेंशन नहीं किए। T2 = 4 है। सही बनी सबकी। अब चाहो तो पहले ब्लॉक निपटा लो, फिर बाद में इसका नंबर ले लेना, या रास्ते में आ जाए तो वो निपटा दो। नीचे कितना, 20, T1 एक्सलेशन नीचे ए, तो 20 - T1 = 2। फिर ये इधर T2 T1 अल्फा, किसका टॉर्क, अल्फा की डायरेक्शन में T1 का। R T1 - R T2 = दिया हुआ है ना मास रेडियस। अब चलो एक बार ऐसे लिख देते और फिर वैल्यू डाल देते। आर 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 निपट गया आर, ये बना T1 - T2 बराबर एम कितना है, 2 इंटू अल्फा। एक टू से एक टू भी चला गया, ठीक है। और लास्ट इक्वेशन मैंने बोल रहा हूँ 100 में से 99, 99 से थोड़ा कम भी हो सकती है। वो आपको संभल संभल के नो स्लिपिंग की कंडीशन बनानी है। जैसे कि इसमें आपने देखा कि रस्सी तो ए से नीचे जाएगी और पुली अल्फा आर से नीचे जाएगी। ए बराबर अल्फा आर, और आर कितना है 2, तो 2 अल्फा। ऐसे करके आपकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन। और किसी ने सॉल्व भी कर ही लिया होगा। ए बराबर क्या, 20/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अल्फा आ जाएगा 10/7 रेडियन पर सेकेंड। T1 और T2 इस आया समझ, सिंपल ही है ना, बहुत बढ़िया। और करें, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा। चलिए, चलिए एक क्वेश्चन में थोड़ा सा हटके केवल नो स्लिपिंग वाला करवाता हूँ। उसमें इक्वेशन नहीं बनानी है आपको ऐसे टेंशन वेंशन वाली, आपको बस एक्सलेशन के बीच में रिलेशन निकालना है। देखिए 45 क्वेश्चन नंबर है। तो इसमें आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, आपको बस ये बताना है कि जैसे ये, इसको समझो पहले, ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बनी है ना, ये ऐसी है। पहले कम रेडियस, फिर बड़ा रेडियस, और इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है। रस्सी इस पे लिपटी हुई है, दिख रही है आपको रस्सी लिपटी हुई, अरे दिख रही है क्या, ऐसे। तो एक पे तो रस्सी ऐसे आ रही है यूं, और इधर की साइड से मान लीजिए ऐसे आ रही है। ये ए है और ये बी है, छोटी रेडियस ए, बड़ी रेडियस।
ऐसे, और ये बोतल ऐसे घूम रही है ना। तो दोनों ब्लॉक का जो है वो एक ही एक्सिस के अबाउट हो रहा है, जो भी हो रहा है। अब हमें इसके एक्सेलेरेशन और इसके एक्सेलेरेशन के बीच में रिलेशन निकालना है। मान लो ये ऊपर जा रहा है ए से, ये नीचे जा रहा है मान लो ए बी से। देर इज नो स्लिपिंग बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड ए बी। करो, क्या दिमाग लगाओगे लगाओ। तो बताइए रिलेशन क्या सेम रख के रिलेशन निकालेंगे, मतलब क्या 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 दिमाग लगाएं इसमें। दिमाग इसमें ये लगेगा कि सर देखो एक्सिस एक ही है, तो अल्फा तो दोनों के लिए सेम होगा। अल्फा तो पूरे स्पूल के लिए सेम होगा, पूरी बोतल के लिए सेम होगा अल्फा। अरे हाँ कि ना। जैसे मान लो अगर ये ऊपर जा रहा है ये नीचे आ रहा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरा स्पूल इस तरीके से घूम रहा है, कितने से, अल्फा से। अरे हाँ कि ना। और अब आप कह रहे हो कि देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द पुली, मतलब यहाँ वाली वेलोसिटीज भी सेम होनी चाहिए। तो अगर ये ब्लॉक ऊपर आ रहा है ए से, तो इस पॉइंट मतलब रस्सी की, यहाँ पे कौन है, ये रस्सी है ना। तो रस्सी की ऊपर वेलोसिटी क्या होगी, ए। और ये घूम रहा है, तो स्पूल की यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, अल्फा इंटू आर। छोटा है ना स्ट्रिंग, तो ये दोनों बराबर होने से तो एक रिलेशन क्या बन गया, ए इज इक्वल टू अल्फा। क्या बात समझ में आई। और दूसरी बात यहाँ कर लेते हैं कि सर यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ये ब्लॉक नीचे ए बी से जा रहा है, तो ये स्ट्रिंग जो है वो भी नीचे कितने से रहनी चाहिए, ए बी से। और ये घूम रहा है अल्फा से, तो जो भी स्पूल है उसका अल्फा इंटू टू आर होना चाहिए। तो ए बी बराबर कितना आ गया, अल्फा इंटू टू आर। तो हमने क्या लिखी है, नो स्लिपिंग की कंडीशन, रिलेशन भी आ गया। क्या रिलेशन आ गया, ए अपॉन ए बी बराबर 1/2। तो ए बी इज इक्वल टू 2a। मतलब मतलब क्या, कौन तेज चल रहा है इसमें, ये तेज चल रहा है। कौन तेज चल रहा है, ए बी तेज चल रहा है। ए स्लो एक्सेलरेशन है इसका, ए बी का तेज एक्सेलरेशन है। उसका कारण भी आप समझो, जब ये बड़ी घूमेगी तो ज्यादा रस्सी छोड़ेगा, वो ढीला करेगा, और ये कम रस्सी। अल्फा तो सेम ही ना दोनों का, घूम तो सेम ही रहा है, पर चूंकि इसकी रेडियस छोटी है, सरकमफेरेंस छोटी है, तो इसको लपेटने वाला, जितनी स्ट्रिंग लपटेगी, लपटेगी मतलब उस पे गोल गोल होएगी, वो कम होएगी। और इस पे अल्फा वही है, तो ज्यादा स्ट्रिंग बाहर निकलेगी, तो उसको तेज चलना पड़ेगा ताकि वो बैलेंस बना रहे। खैर, इस तरीके से। रही बात इनकी वैल्यू निकालने की, वो भी निकाल सकते हैं। अगर इसका मास दे दूं, इसका मास दे दूं, इसका कुछ दे दूं, और फिर उनकी इक्वेशन कल कर लेंगे, है ना। अभी के लिए आपका होमवर्क क्या है, BV3 कंप्लीट कर लेना।